नमस्कार दोस्तों, गोरखपुर जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग अपने पॉलिटी की जो एमसीक्यू आधारित कक्षाएं चल रही हैं उसी को कंटिन्यू करेंगे। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने भाग 3 के विषय में पढ़ा था और भाग 3 यानी मौलिक अधिकारों से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए थे पीसीएस एग्ज़ाम में और उसके समकक्ष एग्ज़ामों में, उसको हम लोगों ने सॉल्व किया था। उसकी विस्तृत व्याख्या भी देखी थी कि उसके आसपास क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो भाग 3 के मौलिक अधिकार को ही आज के अपने इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि भाग 3 जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है वह काफ़ी बड़ा है और रोचक है और महत्वपूर्ण है। इसलिए वहाँ से प्रश्नों की संख्या भी अन्य की तुलना में अधिक है। तो इसलिए एक वीडियो में ना कंप्लीट करके इसको पार्ट 2 के संदर्भ में समझ लीजिए कि इसका अगला पार्ट है। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अपना पहला प्रश्न देखते हैं कि पहला प्रश्न है, कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अनुच्छेद 19(1)(d) क्या है। तो अनुच्छेद 19(1)(d) जो है वह कहीं भी देश में निर्बाध रूप से विचरण की स्वतंत्रता देता है। आबाद मतलब निर्बाध रूप से विचरण की स्वतंत्रता से मतलब यह है कि कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता जो हमें कहाँ से मिलती है, अनुच्छेद 19(1)(d) से मिलती है। हमने अपने आप को पिछले वीडियो में भी बताया है कि स्वतंत्रता के अधिकार जो है वह 19वें अनुच्छेद में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो 19(1)(d) जो है वह निर्बाध रूप से कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता देता है। और अनुच्छेद 21 जो है, अनुच्छेद 21 के विषय में हमने आपको बताया था कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात जो है वह अनुच्छेद 21 में लिखा गया है। तो कहीं भी निर्बाध रूप से आने जाने की स्वतंत्रता प्लस प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, इन दोनों को मिलाकर जब पढ़ेंगे तब हमें कौन सा अधिकार प्राप्त होगा, यह इस प्रश्न का मूल मतलब है। तो विदेश यात्रा का अधिकार यह आर्टिकल 21 में लिखा है। यह हमने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि विदेश यात्रा का अधिकार आर्टिकल 21 में यानी अनुच्छेद 21 के तहत मिलता है। शरण पाने का अधिकार भी जो है वो 21 से ही हमें मिलता है। लेकिन यह जो तीसरा विकल्प है यानी एकांतता का अधिकार जो है, एकांत रहने का अधिकार जो है वह हमें कहाँ से मिलता है, जब हम अनुच्छेद 19(1)(d) और अनुच्छेद 21 को मिलाकर पढ़ते हैं। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन या उनका सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार, उनके डिसीजन के अनुसार अनुच्छेद 19(1)(d) और अनुच्छेद 21 को मिलाकर पढ़ने पर हमें कौन सा अधिकार मिलता है, एकांतता का अधिकार। और दूसरा जो इसका केस भी याद कर लेते हैं, इसका केस का नाम है खड़क सिंह वाद। खड़क सिंह वाद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया था कि अनुच्छेद 19(1)(d) और अनुच्छेद 21 को मिलाकर जब पढ़ेंगे तो हमें एकांतता का अधिकार प्राप्त होगा, यानी एकांत रहने का अधिकार प्राप्त होगा। अब आते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल कर लिया गया था। यानी किस वाद के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया और किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किया, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। तो उस वाद का नाम है उन्नी कृष्णन वर्सेस आंध्र प्रदेश। इसमें हमने सारे विकल्प लिखे नहीं हैं क्योंकि ये बहुत इजी है और इसका केवल नाम ही हमें याद करना है। उन्नी कृष्णन वर्सेस आंध्र प्रदेश, ये जो वाद था इसी वाद के अंतर्गत, और यह जो है 1993 का वाद है। 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्नी कृष्णन वर्सेस आंध्र प्रदेश वाद में अनुच्छेद 21 को विस्तार प्रदान करते हुए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल कर लिया। यानी शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। और जब उसको और गहराई से पढ़ेंगे तो देखेंगे कि 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया है।
तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया? अगर मान लीजिए प्रश्न में यह पूछ ले कि शिक्षा का अधिकार जो है हमारा मौलिक अधिकार है कि नहीं है, तो है। अगर प्रश्न यह पूछ ले कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा, तो अनुच्छेद कौन सा होगा? 21। अच्छा, अनुच्छेद 21 को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे और उसको विस्तार से देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत से ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो डायरेक्ट संविधान में नहीं लिखे गए हैं, लेकिन अनुच्छेद 21 की व्याख्या करते समय बार बार उच्चतम न्यायालय ने उसकी दायरे को बढ़ाया है। जैसे शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 में आ गया, स्वच्छ जल का अधिकार 21 में आएगा, स्वच्छ पानी का स्वच्छ जल, स्वच्छ पानी, स्वच्छ हवा का अधिकार, पर्यावरण, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, सड़क का अधिकार, ये सारे अधिकार हमें अनुच्छेद 21 के माध्यम से मिलते हैं। देश विदेश से कहीं बाहर विदेश यात्रा करने का अधिकार यह भी हमें 21 के माध्यम से मिलता है। और यह भी बात ध्यान रखें कि अनुच्छेद 21 में डायरेक्ट ये चीज़ नहीं लिखी हुई है। अनुच्छेद 21 में सिर्फ इतना ही है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ही ये सारे अधिकार धीरे धीरे कर बढ़ते गए हैं और इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, तो इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे। तो इसका सन भी याद रखेंगे कि 1993 में जो है उन्नी कृष्णन वर्सेस आंध्र प्रदेश बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो है अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है, जिसके अंतर्गत 14 वर्ष तक के बच्चों को यह अधिकार दिया गया है, मौलिक अधिकार दिया गया है कि वह शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अब अपना तीसरा प्रश्न देखते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। तो जिन लोगों ने पिछला वीडियो देखा है वो लोग एक बार रिकॉल करेंगे कि धार्मिक स्वतंत्रता जो है आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। पढ़ने का यही तरीका है कि जब आगे पढ़िए तो पीछे की चीज़ों को रिकॉल करते रहिए, इससे क्या होता है कि भूलता नहीं है। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की जब बात आएगी तो हमें ध्यान रखना है कि धार्मिक स्वतंत्रता की बात जो है आर्टिकल 25 से 28 तक है। पहला स्टेटमेंट है धर्म प्रचार करने का अधिकार। तो बिल्कुल सही है कि धर्म प्रचार करने का अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत। सभी धर्मों को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, उस पर किसी की तरह का कोई रोक टोक नहीं है संविधान के स्तर पे। दूसरा है सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार। तो यह भी सही है। धर्म और उपासना की जो बात होती है तो उसमें जो है सिख धर्म के अनुसार उनको कृपाण धारण करने और उसको रखने का अधिकार वह सम्मिलित है। तीसरा है राज्यों को समाज सुधार विधि निर्माण का अधिकार। तो यह भी सही है। धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत राज्यों को भी यह अधिकार है कि वह समाज सुधारक विधियों का निर्माण कर सकें। धर्म के नाम पर कोई असामाजिक विधि या समाज से तर्कसंगत न रखने वाली कोई रूढ़िवादी विधि जो पहले चली आ रही है, पहले के लोग उसको सही मानते हैं लेकिन अब जो है उन चीज़ों का महत्व नहीं है, तो ऐसी चीज़ों के विरुद्ध विधि निर्माण का अधिकार भी राज्य के पास है। राज्यों को समाज सुधार के विधि निर्माण का अधिकार है, यह भी जो है धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आएगा। चौथा जो विकल्प है कि धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। तो इसकी ज़रा भाषा को समझेंगे कि धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन ये कराने का अधिकार। कराने का मतलब ये हो गया कि आप किसी से धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, तो कराने का अधिकार नहीं है। सॉरी। धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार, तो धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार नहीं है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। धर्म परिवर्तन करने का अधिकार है। धर्म जो है सभी व्यक्ति की या जितने भी भारत के नागरिक हैं उनका अपना व्यक्तिगत मामला है। मेरा अपना व्यक्तिगत मामला है कि मैं किस धर्म को फॉलो करूंगा और कब तक करूंगा। कभी भी मैं चाहूँ तो अपने धर्म को परिवर्तित कर सकता हूँ। कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक अगर चाहे तो एक धर्म से दूसरे धर्म में, दूसरे धर्म से तीसरे धर्म में, जिस धर्म में उसकी विश्वास ज़्यादा हो, जिस धर्म के प्रति उसकी आस्था बने, उस धर्म का पालन वह कर सकता है। लेकिन अगर कोई संस्था, कोई निकाय जो है किसी को बरगलाकर, किसी को गलत सूचना देकर, किसी धर्म के बारे में विशेष रूढ़िवादी चीज़ों को बताकर, उसके बारे में नकारात्मकता भरकर और धर्म परिवर्तन कराता है, तो वह चीज़ जो है संविधान में अलाउ नहीं किया गया। यानी धर्म परिवर्तन कराने का जो बात है वह चीज़ अलाउ नहीं किया गया है। धर्म अपने व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत मामला है
और वो अपनी इच्छा से, अपने समझबूझ से, अगर हमारा किसी धर्म में फेथ है तो हम उस धर्म को अपना सकते हैं, उस धर्म का पालन कर सकते हैं। कोई संस्था हमें बरगला कर या फुसला कर या कुछ लालच देकर ऐसी चीज़ों को धर्म को परिवर्तित नहीं करा सकती। यह धर्म में, इसमें धर्म की स्वतंत्रता के अंतर्गत यह चीज़ नहीं आती है। तो अभी हम लोगों ने देख लिया, तो ये तीनों ही चीज़ें जो हैं यह आर्टिकल 25 के तहत मिलती हैं। आर्टिकल 25 इसके तहत है धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार, राज्यों को समाज सुधार विधि निर्माण का अधिकार, यह आर्टिकल 25 के तहत आता है। और धार्मिक स्वतंत्रता की जहाँ तक बात है वह पूरा जो है आर्टिकल 25 से 28 तक आता है। इसको याद रखेंगे। चौथा विकल्प गलत है, तो अगर जैसा भी विकल्प दिया हो, अगर पूछे कि सही कौन कौन सा है तो 1 2 3 सही है, गलत कौन सा है तो 4 गलत है। जैसा भी प्रश्न हो उसी हिसाब से उत्तर चुनेंगे। चौथा प्रश्न है, किस एक अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे कि किस एक अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। पहला विकल्प है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा है संपत्ति का अधिकार, तीसरा है समानता का अधिकार और चौथा है संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो इस प्रश्न में कन्फ्यूजन कहाँ पे आता है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहला बेसिक कन्फ्यूजन यही है कि चूंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात हो गई तो सब लोग जो है सी की तरफ भाग जाते हैं कि समानता का अधिकार की बात जो है उन्होंने कहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर ने पहले जो है संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है, यानी संवैधानिक उपचार का अधिकार किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, पिछले वीडियो को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो चीज़ें याद रहेंगी। आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 क्या कहता है, संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का मतलब जो है हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था, वही त्राहिमाम वाली बात है कि अगर हमारे किसी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम त्राहिमाम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। तो वहाँ पे हमने आपको बताया था कि आर्टिकल 32 के माध्यम से हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 226 यानी 226 के माध्यम से हम लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो इसी आर्टिकल को यानी 32 को संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है, इसी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर ने संविधान की आत्मा कहा है। यानी किस एक अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है, तो ये संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है इसी को संविधान की आत्मा कहा गया है, समानता के अधिकार को नहीं कहा गया है। तो पहला कन्फ्यूजन यहाँ जो है दूर करेंगे कि समानता के अधिकार को नहीं कहा है डॉक्टर साहब ने, अंबेडकर सर ने किसको कहा है, संवैधानिक उपचार के अधिकार को ही संविधान की आत्मा कहा है। दूसरा कन्फ्यूजन ये है, और जो बड़ा कन्फ्यूजन है, कि कभी कभी जो है भाषा इसकी बदल जाती है, शब्द बदल जाते हैं कि किस एक अधिकार को, अब यहाँ पे चूंकि नाम ले लिया गया डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है, कभी कभी यह पूछ लेता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। जब बात संविधान की आत्मा की आए तो वहाँ पर हमारा विकल्प जो होगा वह उद्देशिका होगा। मान लीजिए कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया, प्रश्न यह हो कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, और विकल्प में जो है ए में जो है समानता का अधिकार, बी में संवैधानिक उपचार का अधिकार, सी में उद्देशिका और डी में मौलिक अधिकार, ऐसे विकल्प बना दिए जाएं। तो वहाँ पर जब भी संविधान की आत्मा की बात होगी तो हम लोग उद्देशिका या प्रस्तावना जो भी लिखा हो विकल्प में तो उसको चुनेंगे, उद्देशिका या प्रस्तावना को, जब संविधान की आत्मा की बात होगी। लेकिन जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर के संदर्भ में बात होगी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर ने किसको संविधान की आत्मा कहा है, तो वहाँ पर हम लोग संवैधानिक उपचार का अधिकार यानी आर्टिकल 32 को जो है सही मानेंगे और इसको टिक करेंगे। तो यहाँ से जो है थोड़ा सा जो कंफ्यूजिंग फैक्टर था उसको हम लोग क्लियर कर लेंगे। पांचवा प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करना तुरंत शुरू कर दीजिए आप लोग। पहला विचार है, पहला कथन है कि अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबद्ध है। तो यह कथन सही है गलत है, तो यह कथन जो है गलत है। अनुच्छेद 301 जो है वह संपत्ति के अधिकार से संबद्ध नहीं है। अनुच्छेद 301 जो है वह व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता से संबंधित है। यानी
व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंधित नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा पढ़िए कि संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। तो जिन लोगों ने हमारा पिछला वीडियो देखा है मौलिक अधिकार से संदर्भ में, तो उनको यह स्टेटमेंट अपने आप समझ में आ गया होगा। यह स्टेटमेंट सही है। सही क्यों है? क्योंकि संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है। कब से? अब वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है। 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार बना दिया गया और मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। 44वें संविधान संशोधन से पहले की जो व्यवस्था थी उसमें जो है आर्टिकल 31 के माध्यम से संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार बना हुआ था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा उसको जो है बदल दिया गया और अब आज के समय में संपत्ति का अधिकार जो है वह मूल अधिकार या मौलिक अधिकार नहीं है, वह क्या है? एक विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार है। तो स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट ये जो है बिल्कुल सही है। अब जो है तीसरे देखते हैं। तीसरा कथन क्या कह रहा है? भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 का, भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 का उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन से अंतः स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 301 संपत्ति का अधिकार से संबंध रखता है, तो ये गलत था। संपत्ति के अधिकार से कौन संबंध रखता है? अनुच्छेद 300 का। तो इस चीज़ को भी एक फैक्ट के रूप में याद रखेंगे, नोट करेंगे कि संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो वह है अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत। तो यहाँ तक चीज़ें सही हैं कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 का उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन से अंतः स्थापित किया गया। तो अभी हमने आपको बताया कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा ही क्या किया गया था? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से बदलकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि यहाँ लिखा है कि उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार, केंद्र में उस समय कांग्रेस सरकार नहीं थी। तो चूंकि यहाँ कांग्रेस सरकार लिख दिया है, इसी वजह से यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। उस समय केंद्र में किसकी सरकार थी? तो उस समय केंद्र में जनता दल की सरकार थी। जनता दल की सरकार थी जब 44वां संविधान संशोधन हुआ। संविधान संशोधन की जब बात आए तो 42वां और 44वां संविधान संशोधन अति महत्वपूर्ण है। कुछ ऐसे संविधान संशोधन होते हैं जिनके माध्यम से संविधान में आमूलचूल परिवर्तन किया गया है, और ऐसे संविधान संशोधन को याद रखना, उनकी विस्तृत चीज़ों को जानना, यह बहुत ज़रूरी है। जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी, सेंट्रल गवर्नमेंट में कांग्रेस की सरकार थी और उनके द्वारा 42वां संविधान संशोधन किया गया। उस समय जो है इंदिरा गांधी जी का एक तरह से समझ लीजिए हाइप था, अपने बिल्कुल चरम पर उनका राजनीतिक जीवन चल रहा था। तो आमूलचूल परिवर्तन किया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा, इसीलिए उसको मिनी संविधान भी कहा जाता है, यानी लघु संविधान भी कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। किसको? 42वें संविधान संशोधन को। और उसी के बाद जब कांग्रेस की सरकार गिरी और जनता दल की सरकार बनी, तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा बहुत से ऐसे परिवर्तनों को बदला गया जो 42वें संविधान संशोधन में किया गया था। यानी कांग्रेस सरकार ने जो अपने 42वें संविधान संशोधन द्वारा बहुत से परिवर्तन किए थे, उन्हीं परिवर्तनों को, मतलब ऐसा नहीं है कि सारे परिवर्तनों को बदल दिया गया, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों को जो है 44वें संविधान संशोधन द्वारा उसको परिवर्तित किया गया जब जनता दल की सरकार थी सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो 42वें के समय कांग्रेस की सरकार थी और 44वें के समय जनता दल की सरकार थी, तो यह स्टेटमेंट हो गया गलत। अब देख लेते हैं कि विकल्प, तो विकल्प हमने लिखा नहीं है, अब अपने हिसाब से देख लेंगे कि अगर सही पूछा है तो सही कौन सा है? केवल 2। अगर गलत पूछा है तो 1 और 3 दोनों गलत हैं, और क्यों गलत हैं वो हमने आपको बता दिया। अब 6वां प्रश्न देखते हैं कि किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? किस वाद ने संसद को, किसको? संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया। अच्छा, इस प्रश्न को पढ़ लिए। विकल्प देखिए, केशवानंद भारतीवाद,
राजनारायण बनाम इंदिरा गांधीवाद, गोलकनाथवाद, सज्जन कुमारवाद। तो इनका तो कोई रोल ही नहीं है, इस विकल्प का तो कोई रोल नहीं है। लेकिन ये जो बाकी 3 केस दिख रहे हैं, इसका डायरेक्ट संबंध है किससे? मौलिक अधिकारों में संशोधन की जो बात है उसका डायरेक्ट संबंध है। तो इसको ज़रा देख लेते हैं, स्क्रीन ज़रा सा नोट कर लेते हैं इसको। यहाँ पर देखिए पहले नंबर पे रखिए शंकरी प्रसाद, शंकरी प्रसाद वाद, यह है 1951 की बात। मिटा ही देते हैं थोड़ा। दूसरा है सज्जन सिंह, यह है 1965। तीसरा वाद है आपका गोलकनाथवाद, यह है 1967 की बात है। और चौथा है केशवानंद भारती, यह है 1973। सबसे महत्वपूर्ण केस है, इसके विषय में तो आप लोग जानते ही होंगे। तो यह सीक्वेंस है कि कब कब मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया। किसको दिया गया? संसद को। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो यह जो पहला और दूसरा केस है, यानी शंकरी प्रसाद वाद जब 1991 में हुआ, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद को यह अधिकार है कि वह मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। पहले केस में यह कहा गया कि संसद को यह अधिकार है कि वह मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। दूसरे केस में यानी सज्जन सिंह वाद में 1965 में भी यही कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि संसद को यह अधिकार है कि वह मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। ऐसा दूसरे केस में भी कहा गया। समस्या यह हुई कि गोलकनाथवाद जब 1967 की बात आई, गोलकनाथवाद 1967 की बात आई, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले 2 निर्णयों को बदलते हुए, यानी पीछे के भी ये जो 2 निर्णय हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट के ही निर्णय थे, लेकिन गोलकनाथवाद में यानी 1967 गोलकनाथवाद में अपने पिछले 2 निर्णयों को सुप्रीम कोर्ट ने बदलते हुए यह कहा कि संसद जो है वह मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है, यानी संसद के पास यह अधिकार नहीं है कि वह मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सके। किस केस में कहा गया? गोलकनाथवाद में कहा गया। फिर केस आया केशवानंद भारती वाद, जो 1973 का केस है, जो सबसे बड़ी बेंच अभी तक बैठी है संसद, जो सुप्रीम कोर्ट की जो सबसे बड़ी बेंच बैठी है, वह कौन सी बेंच है? केशवानंद भारती वाद में 1973 में। तो उस बेंच में फिर यह कहा गया कि संसद जो है मौलिक अधिकारों का संशोधन तो कर सकती है, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति संसद के पास है, परंतु मूल ढांचे के खिलाफ, यानी मूल ढांचे से संविधान का मूल ढांचा, यह जो सिद्धांत दिया संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत, यह किस केस में आया? केशवानंद भारती वाद में 1973 में। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान का जो मूल ढांचा है, संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल ढांचा है, उस ढांचे से विरुद्ध हट के मौलिक अधिकारों का संशोधन नहीं होगा। वैसे अगर देखा जाए तो संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। यानी इस केस में, यानी चौथे केस में केशवानंद भारती वाद में भी सुप्रीम कोर्ट ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की परमिशन दे दी, लेकिन यह ध्यान रखते हुए कि संविधान का जो मूल ढांचा है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। संविधान के मूल ढांचे को बनाए रखते हुए मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है,
और यह किस केस में कहा गया? केशवानंद भारतीवाद में, यानी 1973 में। अब जरा एक बार प्रश्न को फिर से पढ़िए कि किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? तो अभी जो हमने एक्सप्लेन किया उसके हिसाब से तो इस वाद में भी अधिकार दिया था, इस वाद में भी अधिकार दिया और बाद में इसमें भी अधिकार दिया। केवल गोलकनाथवाद में जो है अधिकार नहीं दिया गया। गोलकनाथवाद में क्या कहा गया कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति नहीं है, लेकिन बाकी तीनों वाद में क्या कहा गया कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति है। तो यहाँ पर देखिए इन तीनों में से 2 विकल्प उपस्थित हैं, केशवानंद भारतीवाद भी है और सज्जन कुमार वाद भी है। लेकिन केशवानंद जो सज्जन कुमार वाद है यानी 1965 का ये जो वाद है उसको हम लोग सही नहीं मानेंगे, मतलब उसको नहीं मानेंगे, केशवानंद भारतीवाद को ही हम लोग सही मानते हुए इसी को टिक करेंगे। कंफ्यूज नहीं होंगे, केशवानंद भारतीवाद को ही सही मानेंगे क्योंकि यह अंतिम निर्णय है, यानी मौलिक अधिकारों में संशोधन से संबंधित जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है उसमें यह अंतिम है और मूल ढांचे के सिद्धांत के साथ यह निर्णय दिया गया है, तो इसलिए इसी को सही मानेंगे। सज्जन सिंह वाद को नहीं मानेंगे क्योंकि सज्जन सिंह वाद के बाद एक बार फिर गोलकनाथवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन को बदल दिया था, तो जो उसका लेटेस्ट निर्णय है, लेटेस्ट निर्णय केशवानंद भारतीवाद वाला है और इसी को हम लोग सही मानेंगे। तो इसको भी थोड़ा सा नोट करके और जो चीज़ें अभी हमने एक्सप्लेन की हैं उसको थोड़ा सा कहीं साइड में लिख लेंगे, बाद में काम आएगा। तो यहाँ देखिए 3 विकल्प जो है इससे संबंधित हैं। तो गोलकनाथवाद में तो ये बिल्कुल कह दिया गया था कि नहीं, परमिशन नहीं है। सज्जन कुमार वाद में परमिशन दिया गया था, गोलकनाथवाद में परमिशन फिर हटा दिया गया, फिर अंततः केशवानंद भारतीवाद में परमिशन दे दिया गया। और फिर 7वां प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान मान्यता देता है, भारतीय संविधान मान्यता देता है। विकल्प है ए केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, विकल्प बी है केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, सी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, और डी है धार्मिक, भाषाई और नृजातीय अल्पसंख्यकों को। तो अल्पसंख्यकों से संबंधित जो आर्टिकल है हमारे संविधान में और मौलिक अधिकारों का जो आर्टिकल है उन्हीं आर्टिकल में वह शामिल है, और वह आर्टिकल है कौन सा? आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 हमने आपको बताया था कि 6 तरह के मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान में दिए गए हैं, और उनमें जो अधिकार था अल्पसंख्यकों की संस्कृति से संबंधित अधिकार जो थे वह आर्टिकल 29 और 30 में थे। तो 30 में यह लिखा गया है कि धार्मिक अल्पसंख्यक जो हैं, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक जो हैं अपने संस्कृति से संबंधित किसकी स्थापना कर सकते हैं? स्कूलों की स्थापना कर सकते हैं और उनका प्रशासन भी देख सकते हैं। तो किस किस अल्पसंख्यक की बात हुई है? धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक। किस में किया गया है? आर्टिकल 30 में। आर्टिकल 30 में कहा गया है कि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक जो है अपने संस्कृति से संबंधित स्कूलों की स्थापना कर सकते हैं और उनका प्रशासन भी देख सकते हैं। तो आर्टिकल 30 के अनुसार धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को जो है भारतीय संविधान जो है मान्यता देती है, यानी संविधान में जो चर्चा की गई है अल्पसंख्यकों की वह धार्मिक और भाषाई आधार पर की गई है। केवल धार्मिक नहीं है, केवल भाषाई नहीं है, धार्मिक और भाषाई दोनों हैं। धार्मिक, भाषाई, नृजातीय, तो नृजातीय वाली जो व्यवस्था है इसकी चर्चा संविधान में नहीं की गई है, तो इसलिए विकल्प डी गलत हो जाएगा और विकल्प सी सही होगा कि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की बात की गई है। और यह कहाँ पे की गई है? आर्टिकल 30 में है। आर्टिकल 30 कहाँ है? जब हम संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो उसमें जो 6 तरह के मौलिक अधिकार हैं तो उसमें जो है अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक विरासतों को रखने का, संरक्षित करने का जो अधिकार है वह आर्टिकल कौन कौन से में है? आर्टिकल 29 में और 30 में। तो 30 के अंतर्गत यह दिया गया है कि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को जो है अपने सांस्कृतिक स्कूलों को, यानी अपने संस्कृति से संबंधित स्कूलों को स्थापित करने का, उनका प्रशासन देखने का अधिकार दिया गया है। किस आर्टिकल के माध्यम से? आर्टिकल 30 के माध्यम से। तो आज के अपने इस वीडियो में इतना ही। आगे फिर नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ हम लोग मिलेंगे और मौलिक अधिकारों से संबंधित हम काफ़ी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। अगर इस वीडियो को, यानी ये 7 प्रश्न इसमें और पिछले वीडियो में हमें लगता है शायद 8 प्रश्न थे,
तो इन दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए और इनके व्याख्या को अच्छे से समझ लिया जाए और उसका एक नोट्स तैयार हो जाए तो कम से कम हम लोग 50 से 60 प्रश्नों को एक साथ लेकर चले हैं अपने इस वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।